कैसे हैं आप सब लोग? ओके, कुछ बच्चे लाइव आ चुके हैं। विश्वजीत, धर्मेंद्र कुमार यादव, पंकज, आकांक्षा, पवन जांगरा, राहुल सिंह राठौर, पवन प्रजापति, उमेश कुमार, ठीक है, राहुल, आकांक्षा गुप्ता, विकास कुमार, चंद्रभान यादव। चलिए भाई, 102 मिनट में लाइव आइए। और हाँ, आज आपकी एप्लीकेशन में एक अपडेट आएगा रात को। कुछ बच्चों के पास तो अपडेट आ चुका होगा ना। सभी बच्चे सुन लो ध्यान से। आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाके आपको एप्लीकेशन अपडेट कर लेनी है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ बच्चों के पास अपडेट ऑलरेडी आ चुका है, कुछ के पास अपडेट जो है वो आज रात तक आ जाएगा। तो अब बिल्कुल एकदम आपका जो एप्लीकेशन के अंदर जब आप लाइव कमेंट कर रहे थे, चैट कर रहे थे, तो आपका एप्लीकेशन बैक हो रहा होगा, है ना। तो अब किसी के में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पवन कह रहे मैम अपडेट कर ली, और अपडेट में कुछ नए फीचर्स भी आए हैं। रेफर एंड अर्न वाला ऑप्शन आया है। अगर आप अपने दोस्त को रेफर करते हैं तो आपको भी कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, आपके दोस्त को भी पॉइंट्स मिलते हैं, और आप उन पॉइंट्स को कोई बैच परचेज करने में यूज कर सकते हैं, राइट। चलो, हिमांशी चौधरी, विकास कुमार, राहुल, अमनेश यादव, पवन कुमार, अपडेट कर लिया है। अपडेट करने के बाद कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है ना। आज रात को सबके पास आ जाएगा अपडेट। ओके, आरिफ के पास भी अपडेट आ चुका है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका एप्लीकेशन 2-3 बार बाहर आ रहा है, चैट करते समय उसका एप्लीकेशन रन नहीं कर रहा है प्रॉपर, तो प्लीज प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना। हमारी टेक्निकल टीम ने जितने भी छोटे मोटे इश्यूज थे वो सारे इश्यूज सोल्व कर दिए हैं, सारे इश्यूज सोल्व कर दिए हैं। और बहुत जल्दी हम लोग डाउनलोड ऑप्शन भी लेकर आएंगे। एक्चुअली बताऊं तो डाउनलोड ऑप्शन का ही ट्रायल चल रहा था ये सर्वर के ऊपर, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो चुका है। अब हम बहुत जल्दी जो अगला टारगेट है हमारा वो है डाउनलोड करने का वीडियो, जिससे बच्चा क्या कर ले कि एक बारी में डाउनलोड कर ले। कुछ वीडियो सारी एक साथ नहीं कर पाओगे, 10-12 वीडियोस डाउनलोड कर लिया आपने, उसको देख लिया, फिर अगली डाउनलोड कर लोगे, वो देख लोगे। तो एक ही बारी में आपको क्या होगा, आपका नेट इंटरनेट आपका एक ही बार लगेगा। बार बार आपको इंटरनेट खर्च नहीं करना पड़ेगा अपना, ठीक है। डाउनलोड करने में जो वन टाइम इंटरनेट लगेगा वही लगेगा। तो बहुत जल्दी हम लोग डाउनलोड का ऑप्शन भी लाने वाले हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं। हम तो चाहते हैं कि जल्दी हो जाए। आलोक ज्योति कह रहे हैं मेरा रन नहीं हो रहा। आपका कमेंट कैसे आ सकता है अगर आपका रन नहीं हो रहा है? प्लीज आलोक ज्योति आप जाकर अपना अपडेट कर लीजिएगा एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से, ठीक है। बहुत जल्दी डाउनलोड ऑप्शन लाएंगे, मुझे पता है आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है इस चीज का। काम कर रही है टेक्निकल टीम। उन्होंने मुझे बोला है कि मैम 1 महीने का टाइम और दे दो, 1 महीने के अंदर हम आपको डाउनलोड ऑप्शन दे देंगे। डाउनलोड ऑप्शन में बस थोड़ा सा हम लोगों का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा, लेकिन कोई ना, बियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आओ, हम क्या पढ़ रहे थे कल की क्लास में? हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे, आवर्त सारणी पढ़ रहे थे। आप कल की क्लास को 2 मिनट में फटाक से रिवाइज कर देते हैं। मैंने कहा था पीरियोडिक टेबल क्या होता है, तो पीरियोडिक टेबल ये होता है मैम, है ना, ऐसा होता है। पीरियोडिक टेबल एक टेबल है जिस टेबल के ऊपर क्या करने हैं, जिस टेबल के अंदर हमने एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, एलिमेंट्स तत्वों को अलग अलग बांट रखा है। अब बात ये आती है कि हमने पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया, तो कल मैंने पढ़ाया था कि आपको जितने भी एलिमेंट्स हैं केमिस्ट्री में जिसकी खोज हो चुकी है, या इन फ्यूचर कोई एलिमेंट की डिस्कवरी होने वाली है, तो उन सारे एलिमेंट्स पे हम रिसर्च करना आसान हो जाए, उनके ऊपर रिसर्च करना आसान हो जाए, इसलिए बच्चा हम लोग पीरियोडिक टेबल बनाए हैं। अब पीरियोडिक टेबल बनाने के पीछे इतिहास था। इतिहास में कल कौन कौन से साइंटिस्ट थे? 1 नंबर पे इतिहास में कौन से साइंटिस्ट आए थे? कल हमने पढ़ा था कि सबसे पहले आए थे डोबेराइनर जी, जिन्होंने क्या बनाया था मैम? ट्राइड्स बनाने की कोशिश की थी, उन्होंने ट्रिपलेट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए थे। उन्होंने मेजर 4 ट्रिपलेट बनाया था। पहला 100% सक्सेसफुल था, कौन सा? लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला। दूसरा लेस सक्सेसफुल था, उसके बाद जो 2 बने थे वो फेल हो गए थे। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था न्यूलैंड जी, और न्यूलैंड जी ने क्या दिया था? ऑक्टेव लो दिया था। और किसको सुनकर? सा रे गा मा पा धा नी सा, इसको सुनकर उन्होंने कहा कि मैं पहले एलिमेंट को इस तरीके से अरेंज करूंगा एलिमेंट्स को कि पहले एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो वापस आके रिपीट होंगे। कौन से नंबर पे? 8वें नंबर पे। तो ऑक्टेव का मतलब होता है अष्टक, अष्टक का मतलब होता है 8। तो इसके थ्योरी ऑक्टेव लो या ऑक्टेव थ्योरी किसने दी थी? तो आप क्या बताएंगे? न्यूलैंड ने दी थी। उसके बाद मैंने कहा था कि ये दोनों फेल हो गए थे। इसके बाद आए थे आपके महान महान साइंटिस्ट 3 नंबर पे। थर्ड एफर्ट लगाया था, और एफर्ट नहीं, पीरियोडिक टेबल बना के छोड़ दी थी। थर्ड एफर्ट किसने लगाया? तो आप बताएंगे बच्चा, थर्ड एफर्ट लगाया था मेंडलीव जी ने। तो नेक्स्ट लिखिएगा, इनके बाद आए थे मेंडलीव जी।
हिंदी में सेम नाम है, मेंडलीव्स जी आए थे। और मेंडलीव्स जी ने क्या किया? पहली बात तो मेंडलीव्स की जब बात करते हैं तो कब आए थे? आप बताएंगे 1869 में। 1869 में इन्होंने एक टेबल बनाया था। 1869 में क्या किया? इन्होंने एक टेबल बनाया, उस टेबल को बना दिया था 1869 में। उसके बाद लोगों ने इनकी बातों पे यकीन नहीं किया। फाइनली 1872 में 1872 में एक अखबार था जिसका नाम था जर्मन पब्लिश। जर्मन पब्लिश करके कुछ ऐसा क्या था, एक अखबार था, जर्मन जनरल या जर्मन पब्लिश जनरल ऐसा कुछ नाम था उसका। और जर्मन जनरल के अंदर, इस न्यूज़पेपर के अंदर, अब उस समय इंटरनेट थोड़ी ना था 1872 में कि आपने इंटरनेट पे डाल दिया, वीडियो बना के डाल दिया, रील बना के डाल दी तो आप फेमस हो जाओगे, है ना। उस समय तो अरे आज तो मेरा गला बैठ गया यार, क्या हो गया। तो मेंडलीव जी ने 1869 में टेबल बना के प्रिपेयर किया, लेकिन उनकी टेबल को सबसे पहले अखबार के अंदर पब्लिश किया गया था कब? 1872 में। कौन से अखबार में? जर्मन जनरल पब्लिशर ऐसा कुछ करके उस अखबार की कंपनी का नाम था बच्चा, ठीक है। जर्मन जनरल न्यूज़पेपर या जर्मन जनरल पब्लिशर ऐसा कुछ नाम था उनका। अब बात करते हैं बच्चा इस समय तक, कौन से समय तक? 1869 तक टोटल नॉन एलिमेंट्स कितने हो गए थे? मैंने कहा ना कि एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती है जब हमने किसके बारे में पढ़ा था? न्यूलैंड के बारे में। कल याद करो, मैंने कहा था न्यूलैंड जी ने जब पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश करी थी तो टोटल कितने एलिमेंट्स थे? उस समय टोटल 56 एलिमेंट थे। लेकिन अब आ गए कौन? मेंडलीव जी। तो जब मेंडलीव जी आए थे उस समय टोटल नॉन एलिमेंट्स कितने हो चुके थे? 63। कुल ज्ञात तत्व कितने हो चुके थे बच्चा? 63 हो चुके थे। इसका मतलब मैम इनको 63 एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल बनाना था। इसका मतलब कि इनको 63 एलिमेंट्स का क्या बनाना था बच्चा? पीरियोडिक टेबल बनाना था। और इस 63 में कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि पहला एलिमेंट कौन सा था, तो लिख दो फर्स्ट एलिमेंट, पहला तत्व था हाइड्रोजन। इन 63 में से हाइड्रोजन आज भी एक नंबर पे है और उस समय भी एक नंबर पे था। उसके बाद जब बात करते हैं बच्चा कि लास्ट एलिमेंट कौन सा था, अच्छा आपको दिखा दो ना पहले इनकी पीरियोडिक टेबल, तभी तो आपको समझ में आएगा। ये है मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल। ये देखो बच्चा, ये है, ओफो ओ भाई क्या हो गया? रे रुको एक बार, टच लेना ही भूल गया क्या? अरे रुको, चलो अब क्या करें, सिस्टम है, अभी बंद हो जाते हैं। रुक जाइए एक बार बच्चा, इसे वापस ऑन करते हैं। तो देखो जब मेंडलीव जी का जमाना आया था, 1869 का टाइम था, उस समय टोटल कितने एलिमेंट्स हो चुके थे? 63 एलिमेंट्स हो चुके थे जिनकी डिस्कवरी हो चुकी थी, जिनकी खोज हो चुकी थी। तो इसका मतलब मेंडलीव जी को कितने एलिमेंट्स को आप बताएंगे एक साथ डिस्ट्रीब्यूट करना था पीरियोडिक टेबल में? 63 एलिमेंट्स को। अब इन्होंने सबसे पहले किसको रखा? हाइड्रोजन को रखा। आज भी बच्चा पहला ही एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे लास्ट इनकी पीरियोडिक टेबल का, इनकी टेबल के अंदर जो लास्ट एलिमेंट था वो था यूरेनियम। यूरेनियम जिसका सिंबल यू होता है। और सेकंड लास्ट था थोरियम। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैं इनकी टेबल आपको दिखाती हूं। इससे पहले सुनो बच्चा, जब तक ये सिस्टम ऑन होता है तब तक आप मेरी बात सुनो कि मेंडलीव जी को कहा जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्यों कहा जाता है मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? क्योंकि मेंडलीव जी ने ही सबसे पहले टेबल बनाया था। भाई ऑक्टेव लॉ किसने दिया था? आप बताएंगे न्यूलैंड जी ने दिया था। डॉबेराइनर जी ने भी कोशिश करी बनाने की, लेकिन नहीं बना पाए ना। कहां बना पाए थे? लेकिन मेंडलीव फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेबल के अंदर पीरियड और ग्रुप बनाए थे। क्या बनाए थे? ग्रुप और पीरियड बनाए थे। ये रहा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। ये मेंडलीव जी का पीरियोडिक टेबल है। आप देख लीजिए, इसमें लास्ट वाला कौन सा है? यूरेनियम। दिख रहा है ना, ये वाला रहा लास्ट, यूरेनियम। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं। ये टोटल एलिमेंट्स जब आप काउंट करोगे तो कितने हैं? 63 एलिमेंट्स हैं। तो जरा लिख दीजिए बच्चा कि जब किसका टाइम था? आज इसको कुछ हो ही गया, सुबह से ही ऐसा हो रहा है। मैंने ही हल्के में ले लिया इसे।
चलो तो लिखो, अब वापिस से लिखना पड़ेगा, सारा मिट भी गया है कि मेंडलीव जी को क्या कहा जाता है। मेंडलीव जी को कहा जाता है फादर ऑफ पीटी। इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पीटी के जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी के जनक कौन है, तब आप बताएंगे मेंडलीव जी, क्योंकि इन्होंने 1969 में टोटल कितने एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट्स थे, जिनमें से फर्स्ट कौन सा था, लिख दो, जिसमें से फर्स्ट हाइड्रोजन था, H फॉर हाइड्रोजन। और उसके बाद आप बताएंगे बच्चा लास्ट था यूरेनियम। लास्ट कौन सा था, यू से यूरेनियम। अब हमने इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल क्यों बोला, तो वो सुनो, क्योंकि मेंडलीव जी ही फर्स्ट साइंटिस्ट थे बच्चा जिन्होंने पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से एक लाइन तो इस तरीके से खड़ी लाइन बनाई और दूसरी लाइन इस तरीके से बनाई पड़ी हुई लाइन। लाइन बनाने वाले, ग्रुप बनाने वाले, पीरियड बनाने वाले पहली बार एक सिस्टमेटिक टेबल बना के तैयार किया था। किसने किया बच्चा, मेंडलीव ने। तो मेंडलीव ने कहा कि मैं अपनी पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से खड़ी लाइन बना रहा हूं, जिनको हम, इन खड़ी लाइन को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल लाइंस। क्या कहते हैं इनको, वर्टिकल लाइंस। और जो पड़ी हुई लाइन है इनको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइंस। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब हिंदी में लिख लीजिएगा आप, वर्टिकल लाइंस को क्या कहते हैं, आप बताएंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। इनको बोलेंगे हिंदी में ये ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा थी, जो खड़ी लाइन थी वर्टिकल लाइन। और ये जो हॉरिजेंटल थी इनको हिंदी में कहते हैं क्षैतिज रेखा। तो पीरियोडिक टेबल के जनक हम किसको मानते हैं, तो आप बताएंगे मेंडलीव जी को। क्यों मानते हैं, क्योंकि ओफो कितना परेशान कर रहा है आज, ये कभी इतना परेशान नहीं करता, क्या हो गया। चलो तो इस तरीके से जो पड़ी हुई लाइन थी उनको बोला था हॉरिजेंटल लाइन। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। मेंडलीव ने कहा कि मैं ऐसा टेबल बनाऊंगा जिसमें एक तो ऐसे खड़ी हुई लाइन है, और ये जो खड़ी हुई लाइन है इनको मैं बोलूंगा क्या, इनको मैं नाम दूंगा ग्रुप्स। इनको क्या नाम दूंगा मैं, ग्रुप्स नाम दूंगा, समूह नाम दूंगा। और ये जो पड़ी हुई लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है, इनको मैं नाम दूंगा क्या, पीरियड, इनको आवर्त नाम दूंगा। इसलिए हम फादर ऑफ पीटी, आवर्त सारणी के जनक हम मेंडलीव को मानते हैं, क्योंकि मेंडलीव ही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ग्रुप्स और पीरियड्स बनाए। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, पीरियोडिक टेबल में जो खड़ी हुई लाइंस हैं या जो वर्टिकल लाइंस है उनको क्या कहा जाता है, उन्हें ग्रुप्स कहा जाता है। और जो पड़ी हुई लाइन है इस तरीके से उनको क्या कहा जाता है, आप बताएंगे बच्चा, उनको कहा जाता है पीरियड। उनको क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है, उनको आवर्त कहा जाता है। अब बात ये आती है कि इन्होंने कितने पीरियड बनाए, कितने ग्रुप बनाए, ये आप लोग खुद इससे देख लो। ये आपका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, इसे खुद काउंट करो। देखो बच्चा, ये पीरियोडिक टेबल है किसका, आप बताएंगे मेंडलीव का। तो इसमें जो खड़ी लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या है बच्चा, ये वाली लाइन क्या हो जाएंगी, ग्रुप। ये क्या है, ग्रुप्स है, ये समूह हैं, ये ग्रुप है जिनको हम समूह बोलते हैं। और ये जो पड़ी हुई लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है, ये क्या कहलाएंगे, ये आवर्त कहलाएंगे। अब आप लोग काउंट करो कि कितने पीरियड हैं और कितने ग्रुप हैं। आप लोग जरा बोर्ड से काउंट करके मुझे फटाक से बता दो कितने पीरियड हैं और कितने ग्रुप हैं। मैं काउंट करवाऊं, चलो देखो, इसको काउंट मत करो, जीरो को। जहां जहां पिंक कलर दिख रहा है, गुलाबी कलर दिख रहा है, उसको आपको अवॉइड कर देना है। ये खाली जगह थी पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव की, पिंक वाली जगह को काउंट नहीं करना है। जहां जहां आपको पिंक चीजें दिख रही हैं, गुलाबी चीज दिख रही है, ये उस समय खाली रखी गई थी। आज आपने भर रखा है इसको, उस समय इनकी खोज नहीं हुई थी। ये सब थे ना, ये आपके हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, 1969 के समय इनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। इनको आप मान के चलो ये ब्लैंक है, ठीक है। तो बच्चा, जब बात करते हैं कि ये ग्रुप कितने हैं, आप खुद से काउंट करो। पहला ग्रुप, खड़ी लाइन ग्रुप होती है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, कितने ग्रुप है। मैं क्या लिख दूं कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप थे।
ग्रुप कितने हो गए? 8। 8 समूह थे। 8 क्या हो गए बच्चा? समूह। अब अगर आपसे पूछे पीरियड कितने थे तो जरा पीरियड भी काउंट कर लो। कौन कौन सा? फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब ये यहां से काउंट करना पड़ेगा थोरियम और यूरेनियम वाला। पिंक कलर को तो हटा दो, पिंक कलर को तो आपको काउंट ही नहीं करना है, लेकिन ये है तो ना सातवां भी। देखो इसमें थोरियम रहा जो सेकंड लास्ट एलिमेंट था पीरियोडिक टेबल का, इनकी पीरियोडिक टेबल का, और यूरेनियम वाज द लास्ट। तो कितने पीरियड हैं? काउंट करो एक बार फिर से। हाइड्रोजन वाला 1 2 3 4 5 6 7। ये लो, ये लो, लिख लिया। चलो तो आप लिख दो कि इनकी पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे और 7 पीरियड थे। 7 क्या थे? पीरियड थे, आवर्त थे। एक बार फिर से सुन लीजिएगा इस चीज को, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। जो मेंडलीव ने वर्टिकल लाइंस दी थी वो थे ग्रुप्स। जब ऐसे ग्रुप काउंट करोगे तो कितने? 8 निकलेंगे। और जो पड़ी हुई लाइन थी उनको हमने क्या बोला था? पीरियड। उनको हमने आवर्त बोला था। और ये क्या है तो आप बता देंगे बच्चा 7 पीरियड है। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 8 समूह थे और 7 आवर्त थे। होगी इतनी बातें समझ में आ गई? अब बात ये आती है, क्या मैम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कोई कमियां नहीं थी? बिल्कुल कमियां थी। वो कमियां हम अभी आपको बताएंगे। देखो बच्चा, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कुछ कमियां थी, उन्हीं कमियों को सुधार के हेनरी मोजले जी आ गए थे जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दे दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेंडलीव जी ने कुछ किया नहीं। भाई अगर मेंडलीव नहीं होते तो ये पीरियड और आवर्त कैसे बनते? अगर मेंडलीव जी नहीं होते तो कहां पर ये पीरियोडिक टेबल बनने का कोई तुक ही नहीं था। समझ रहे? इसलिए हमने आज भी उपाधि दे रखी है मेंडलीव जी को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। इनकी टेबल की जो कमियां थी उनको सुधार के हेनरी मोजले ने एक नया पीटी बना दिया जो हम पढ़ते हैं, उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। लेकिन कमियों के साथ साथ इनकी पीरियोडिक टेबल की कुछ अच्छाई भी थी, कुछ अच्छाई भी थी, लेकिन कमियां ज्यादा थी, और कमी ज्यादा थी इसलिए इनकी पीरियोडिक टेबल फेल हो गई। अब बात करते हैं कि सबसे पहले मैम ये जो एलिमेंट्स इन्होंने अरेंज किए हैं, ये एलिमेंट्स किसके आधार पे अरेंज किए हैं? जैसे डॉबराइनर ने तो ट्रेड बनाए थे और कहा बीच वाले का जब जब एटॉमिक मास निकालोगे बाकी दो का एवरेज कर दो। उसके बाद न्यूलैंड ने क्या कहा? पहले की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज वापस आके रिपीट होंगी। कौन से पे? 8वें पे। अब भैया इसने किस तरीके से रखा? तो याद रखिएगा बच्चा कि जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो थी अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। लिखोगे, इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था किसके आधार पर? अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। एटॉमिक मास के आधार पर एलिमेंट्स को अरेंज किया था। एटॉमिक मास बोले तो आप क्या लिखोगे? ए। कल की क्लास याद है ना? एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Z से, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं A से। तो अगर आपसे पूछ ले कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें तत्वों को किसके आधार पे रखा गया, तो आप क्या बताएंगे बच्चा? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर, तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर। और कल मैंने पढ़ाया था केमिस्ट्री में परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान सेम चीज होती है। तो उन्होंने एलिमेंट्स को उनके परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के आधार पर अरेंज किया था, आधार पर अरेंज किया या व्यवस्थित किया। लिख लेना हिंदी में, अरेंज किया। अब कैसे किया? कैसे किया तो सुनो बच्चा ध्यान से। मेंडलीव ने कहा मेरी पीरियोडिक टेबल में आप टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम का मतलब क्या हो गया बच्चा? ऊपर से नीचे आओ। टॉप का मतलब कहता है ऊपर, बॉटम का मतलब नीचे, और लेफ्ट से राइट जाओ। ये किसने कहा? मेंडलीव ने कहा। या लेफ्ट से राइट जाओ। तो आपको हमेशा, उन्होंने कहा कि आपको एलिमेंट्स
एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में मिलेंगे। इन्होंने कहा कि ऊपर से नीचे आओ, लेफ्ट से राइट में जाओ, तो आपको एटॉमिक मास क्या मिलेगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है, ध्यान से सुनना, कि यहां पर जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास थोड़ा कम होगा, फिर यहां होगा उसका थोड़ा ज्यादा होगा, यहां उसका और ज्यादा, यहां उसका और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, और जो टॉप राइट में बैठा है उसका एटॉमिक मास सबसे ज्यादा होगा। ऐसा किसने कहा? मेंडलीव ने कहा कि मैं इस तरीके से एक टेबल बना रहा हूं जिसके अंदर 63 एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा हूं, और उन्होंने कहा मेरी पीरियोडिक टेबल में आप जब बाएं से दाएं जाएंगे तो ऐसे एलिमेंट अरेंज कर रहा हूं कि उनका एटॉमिक मास आपको बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा, बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा। इन्होंने कहा ऐसा। अब हो सकता है इसमें कमियां हो, वो बात की बात है। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है वो किसके आधार पे है? अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। और कैसे? तो उन्होंने कहा लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे आओगे तो एटॉमिक मास बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा। अब इनसे लोगों ने क्वेश्चन किए कि आपने एटॉमिक मास को क्यों चूज करा? इन्होंने कहा कि आपने एटॉमिक मास के आधार पे ही क्यों रखा, एटॉमिक नंबर के आधार पे क्यों नहीं रखा? तो इन्होंने दिया एक लॉ, जिसके लॉ को बोलते हैं हम पीरियोडिक लॉ। तो अगर आपसे पूछ ले पीरियोडिक लॉ किसने दिया, तो इसके ऊपर बात करते हैं। इन्होंने एक नियम दिया जिस नियम का नाम था आवर्त नियम या आवर्त सिद्धांत। कोई भी आपसे पूछ ले कि किसने पीरियोडिक लॉ दिया, तो वो किसने दिया? आप बताएंगे मेंडलीव ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि लोगों ने क्रॉस क्वेश्चन किए कि ये बताओ आपने एटॉमिक मास के आधार पे ही क्यों सजाया एलिमेंट्स को, क्यों रखा आपने एटॉमिक मास के आधार पे? तो इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जितने भी एलिमेंट्स, ध्यान से सुनना, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके पीरियोडिक फंक्शन जो होते हैं वो उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करते हैं। पहले मैं एक लाइन लिख रही हूं, आप उस लाइन को अच्छे से पढ़ने की। पीरियोडिक लॉ है क्या? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the physical and chemical properties of any element are periodic function to their atomic mass, ये लाइन लिखी, और इस लाइन का मीनिंग क्या है वो मैं अभी आपको समझाती हूं। इसी लॉ को बोलते हैं पीरियोडिक लॉ। एक बार फिर से पढ़ो इसे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस सिद्धांत के अनुसार, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। उसके जो पीरियोडिक आवर्त काम जो होते हैं वो उसके एटॉमिक मास के आधार पे होते हैं। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि किसी भी तत्व की, लिखोगे हिंदी में, किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उस तत्व के परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब क्या है? आवर्ती फलन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। इस लाइन का मीनिंग क्या है? इन्होंने कहा कि कोई भी एलिमेंट है उसके जो पीरियोडिक फंक्शन है, उसके पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है बच्चा, ऊपर से नीचे आओगे, लेफ्ट से राइट जाओगे, आगे चलकर मैं आपको पढ़ाऊंगी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है। ऐसे ही मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो एफिनिटी, वैलेंसी, ये सब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है।
तो ये होती है पीरियोडिक फंक्शन। तो इन्होंने कहा कि किसी भी एलिमेंट के जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, जैसे उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी, ये सब, वो किसके आधार पे चेंज होती हैं? वो उसके एटॉमिक मास के आधार पे चेंज होते हैं। इसलिए मैंने इस तरीके से एलिमेंट्स को सजाया है कि उनका एटॉमिक मास ऊपर से नीचे और लेफ्ट से राइट जाते हो तो उनका एटॉमिक मास है वो बढ़ते हुए क्रम में मिलता है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलता है, और इसी लॉ को बोलते हैं पीरियोडिक लॉ। आपको दो बात याद रखनी है कि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में 63 एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास, उनके परमाणु भार के आधार पर रखा। उनसे लोगों ने पूछा परमाणु आधार पर क्यों रखा? तो उन्होंने कहा किसी भी तत्व के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करते हैं। तो जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता घटता जाएगा तो उसके पीरियोडिक फंक्शन भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ये बात किसने बोली? ये बात मेंडलीव ने बोली, मैंने नहीं, मेंडलीव ने बोली। और याद करो बच्चा, जब बात करते हैं एटॉमिक मास क्या होता है, तो एटॉमिक मास का सिंबल Z होता है, और कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू N+P। N और P न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो जोड़ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। इसी को बोलते हैं पीरियोडिक लॉ। और इसी पीरियोडिक लॉ के आधार पर मेंडलीव ने इस तरीके से एक पीटी बना दिया था, टोटल 63 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था। इस तरीके से एक टेबल बना के 63 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था। ये हो गया एलिमेंट्स अरेंज। अब किसके आधार पे किया इन्होंने? इन्होंने एटॉमिक मास के आधार पे किया। सुन ली बात ने? ध्यान से सुनना एक एक चीज। किसके आधार पे? परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे किया। ठीक है बच्चा। अब इनकी ही पीरियोडिक टेबल में लोग धीरे धीरे कमियां निकालने लग गए। 2-3 साल तो बढ़िया चली, सबने देखा ओ भाई क्या बन गया, तो बहुत अच्छा बन गया, 63 एलिमेंट्स को एक साथ अरेंज कर दिया, यहां तो ग्रुप बन गए, पीरियड बन गए। लेकिन धीरे 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 इनकी पीरियोडिक टेबल में क्या निकल के आने लग गई? कमियां निकल के आने लग गई। लेकिन कमियों से पहले मैं आपको बता दूं कुछ अच्छी बातें भी थी। अच्छी बातों का मतलब है मेरिट। मेरिट का मतलब है कुछ अच्छे गुण भी थे, अच्छे गुण भी थे इनकी पीरियोडिक टेबल के। डीमेरिट का मतलब होता है कमियां, है ना। और मेरिट का मतलब क्या होता है बच्चा? मेरिट का मतलब होता है यहां पर अच्छी बातें। अच्छी बातों में क्या अच्छी बात थी जो एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि पीरियोडिक टेबल का जो मेरिट था, मेरिट का मतलब अच्छी बात, गुण, अच्छा गुण। गुण तो खराब और अच्छे दोनों होते हैं, तो अच्छा को बोलते हैं गुण, खराब को बोलते हैं अवगुण। तो अच्छी बातों में से क्या थी कि मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में एम्प्टी स्पेस रखा था। एम्प्टी स्पेस का मतलब है बच्चा खाली जगह रखी थी। मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में खाली जगह रखी थी। और खाली जगह किसके लिए? मेंडलीव को पता था कि आज मेरे टाइम पे 63 एलिमेंट्स हैं, लेकिन कल को क्या पता कुछ नए एलिमेंट की डिस्कवरी हो जाए, कुछ 18-20 नए एलिमेंट आ गए, तो भाई अगर वो नए एलिमेंट आ गए तो मेरी पीरियोडिक टेबल तो फेल हो जाएगी। तो हर इंसान अपना बेस्ट देना चाहता है, हर इंसान अपने फ्यूचर का सोचता है। तो इन्होंने खाली जगह रखी किसके लिए? फ्यूचर में जो एलिमेंट्स आएंगे, फ्यूचर में न्यू एलिमेंट्स की जो डिस्कवरी होगी, जो नए तत्व आएंगे, उनके लिए पहले से ही खाली जगह छोड़ दी थी। ये इनकी टेबल की अच्छी बात थी, ये मेरिट था कि मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में फ्यूचर में एलिमेंट्स की लिए पहले से ही स्पेस रख दिया कि अगर फलाना कोई एलिमेंट आज नहीं है लेकिन अगर फ्यूचर में आ गया तो उसे यहीं रखना पड़ेगा आपको। तो ये अच्छी चीज थी। जैसे मैं आपको दिखाती हूं, ये इनका टेबल है, इसके अंदर ये जो पिंक कलर वाली चीजें है ना, ये सारी, ये पहले खाली थी इनके समय, ये सारी खाली थी। ये जगह, ये जगह, ये जगह, ये जगह, ये जगह, ये जगह, ये सब खाली जगह थी बच्चा। अब भर गई वो बात अलग है, उस समय खाली रखी थी। ये ब्लैंक स्पेस थे, ये जो पिंक गुलाबी कलर से दिख रहे हैं ना आपको, ये सारी खाली जगह थी। तो अगर आपसे पूछ लिया कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसकी सबसे अच्छा मेरिट क्या था, तो आप क्या बोलेंगे कि उन्होंने अपनी टेबल में फ्यूचर में जो एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो सकती है उनके लिए पहले से ही खाली जगह छोड़ के चले थे, खाली बॉक्स बना दिए थे पहले से ही। और उसमें से 4 जो खाली जगह थी वो बहुत फेमस है, वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सुनिएगा। 4 जो खाली जगह वो कौन कौन सी थी? एक खाली जगह रखी थी और उसका नाम रख दिया था ईका बोरोन।
ये सब लैटिन लैंग्वेज के नाम हैं। क्या ईका या एका बोरोन, आप जैसे ही प्रोनाउंस करें। पहला खाली स्पेस रखा था एका बोरोन, बोरोन के पास। दूसरा आप बताएंगे बच्चा, दूसरा रखा था इन्होंने एका सिलिकॉन, दूसरा रखा था एका सिलिकॉन, सेम नाम हिंदी में है। और तीसरा रखा था यहाँ पे एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम। ये सब खाली जगह थी, बस ऐसे ही इनके नाम रख दिए थे, खाली जगह रख के इनके नाम रख दिए थे। और चौथा था बच्चा एका मैंगनीज, एका मैंगनीज। ये खाली जगह थी, ये खाली जगह थी। और बाद में क्या हुआ बच्चा, जब जैसे जैसे नए एलिमेंट की खोज होती गई, नए नए एलिमेंट की डिस्कवरी होती गई, तो उनको यहां पर इनकी जगह रिप्लेस कर दिया गया, इनकी जगह रिप्लेस कर दिया गया। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव ने जो जगह रखी थी एका बोरॉन, उसको आगे चलकर किस एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया, तो उसे कर दिया गया था स्कैंडियम से। किससे बच्चा? स्कैंडियम, जिसका सिंबल SC होता है। आपको दिखाती हूं विद प्रूफ। देखो बच्चा, मैंने कहा ना पिंक वाली जगह क्या है बच्चा, खाली रहेगी। ये रहा स्कैंडियम, देखो ये स्कैंडियम पहले खाली था, लेकिन अब यहां पे स्कैंडियम रखा हुआ है। तो ये पहले से खाली रख दिया गया जगह, और अब इसको स्कैंडियम से रिप्लेस कर दिया गया। ऐसे ही आपसे पूछेगा इका सिलिकॉन को किससे रिप्लेस किया गया था? जर्मेनियम से। किससे? जर्मेनियम से। जर्मेनियम से इसे क्या कर दिया गया था? रिप्लेस, जिसका सिंबल होता है GE। GA मत कर देना, GA गैलियम का होता है। जर्मेनियम, ये रहा GE बच्चा। पिंक है, पहले खाली था अब भर गया, वो बात अलग है। अगला आप बताएंगे एल्यूमिनियम, इका एल्यूमिनियम या एका एल्यूमिनियम जैसे ही बोले आप, इसको गैलियम से रिप्लेस कर दिया गया था। गैलियम का सिंबल GA होता है। ये देखिए बच्चा गैलियम, ये रहा पिंक कलर का, कहां है? ये रहा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप बताएंगे एका मैंगनीज को टेक्नीशियम से, किससे? टेक्नीशियम, टेक्टेनियम या टेक्नीशियम से रिप्लेस कर दिया गया था, जिसका सिंबल था TC, इससे। तो ये एग्जाम में 4 क्वेश्चन आते हैं बच्चा। एक इसको टेक्नीशियम, टेक्टेनियम, जैसे भी आप टेक्टेनियम या टेक्नीशियम ऐसे आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, जैसे भी आप प्रोनाउंस करें। जैसे अगर हम बात करते हैं, ये रहा TC, ये रहा TC। ये 4 बड़े फेमस हैं, बाकी और भी थे, जैसे ये पोलोनियम था, उस समय इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, बाद में इसकी खोज हुई थी, है ना। तो लेकिन ये 4 मेन हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का मेरिट क्या था, गुण सबसे अच्छा कौन सा था, कि इन्होंने खाली जगह रखी थी। किसके लिए? कि फ्यूचर में कोई नया एलिमेंट आया तो उनको चुपचाप यहां रख देना। जैसे जो खाली जगह रखी थी इका बोरॉन, बाद में रिप्लेस कर दिया गया स्कैंडियम से। जो खाली जगह रखी इका सिलिकॉन, उसको रिप्लेस कर दिया गया जर्मेनियम से। इका एल्यूमिनियम गैलियम से। इका मैंगनीज को TC से रिप्लेस कर दिया गया, TC से रिप्लेस कर दिया गया। राइट। अगर ये क्वेश्चन यहां से बन गया कभी तो कर दोगे सारे, आते हैं ये क्वेश्चन। CGL, CHSL, इन सबसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। धीरज कुमार एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए। चले, ये मेरिट था भाई। एक तो मेरिट यही था कि ग्रुप और पीरियड में बांट दिया। सबसे बड़ा मेरिट तो क्या ही हो गया? सबसे बड़ा मेरिट तो यही हो गया कि इन्होंने ग्रुप और पीरियड बना दिए, अभी तक किसी ने बनाए नहीं थे। दूसरा ये हो गया भैया। अब चलते हैं, अब आने लगी इनके पीरियोडिक टेबल के डीमेरिट्स। डीमेरिट्स का मतलब होता है बच्चा कमियां। अब आने लगी कमियां, और कमियों को ही तो दूर कर दिया था इनके स्टूडेंट ने। हेनरी मोजले इनके स्टूडेंट थे और उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने इन्हीं की कमियों को निकाल के एक नया टेबल बना दिया जिसको आज तक हम पढ़ते हैं। तो वही बात है ना, गुरु गुरु रह गया और शिष्य कहां चला गया, वो बात है। ठीक है, जब बात करते हैं इनकी कमियां क्या क्या थी, डीमेरिट क्या क्या था। सबसे पहला डीमेरिट तो मैं आपको दिखाऊंगी, आप खुद समझ जाओगे। चलो आओ, जरा नजर घुमा के, कुछ नजर घुमा के यहां आओ। कहां पे आओ? कुछ नजर घुमा के यहां पे आओ। आ रहे हो? देखो, इन्होंने क्या कहा था कि मेरी पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाओ, एटॉमिक मास बढ़ता हुआ मिलेगा। कहा था कि नहीं कहा था? यस मैम, कहा था। चलो पहली लाइन में देखते हैं। पहली लाइन में इनका बिल्कुल सही है। देखो ये एटॉमिक मास लिखे हुए हैं 6, 9, 12 जो भी लिखा हुआ है।
देखो ये इसका 6, इसका 9, इसका 10 है, इसका 12 है, 14 है, 16 है, 19 है। सही है भाई, ये लेफ्ट है। केमिस्ट्री में ये डायरेक्शन लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। बायोलॉजी में जस्ट अपोजिट होता है। बायोलॉजी में ये वाला राइट होता है, ये वाला लेफ्ट होता है। ठीक है, अभी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको केमिस्ट्री के आधार पे चलना है। ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो इन्होंने खुद कहा था कि मेरी पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट से राइट जाओ, एटॉमिक मास बढ़ता हुआ मिलेगा। बढ़ रहा है, बताओ इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैम बिल्कुल हो रहा है। इधर देखो 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35, मैम जी हो रहा है। ठीक है, अब आओ यहाँ पे तीसरी में आओ। 39, 40, 45, ये तो था ही नहीं ना, ये तो था ही नहीं। 47, 50, 52, 54, 55। अब यहाँ देखो क्या बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है या घट रहा है? चलो बताओ। कोबाल्ट पहले है, इसका है 58.9, निकिल बाद में है, उसका है 58.7। भाई इन्होंने कहा था लेफ्ट से राइट जाओगे तो बढ़ते हुए मिलेगा। अगर बढ़ते हुए मिलेगा तो इसका क्या होना चाहिए था? कोबाल्ट का कम होना चाहिए था, निकिल का ज्यादा होना चाहिए था। जबकि उल्टा है, निकिल का क्या है? कम, और इसका क्या है? ज्यादा। तो बताओ कमी निकल के आई या नहीं आई? आई कि नहीं आई? ये तो डिक्रीज हो रहा है मैम। तो आप क्या लिखेंगे कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में एक कमी निकल के आई थी कोबाल्ट और निकिल से। इनके आधार पे इन्होंने जो लॉ दिया था, पीरियोडिक लॉ, क्या कहा था? लेफ्ट से राइट जाओगे तो एटॉमिक मास बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा, इन्होंने ही कहा था। तो इनके आधार पर इसका होना चाहिए था कम, इसका कम और इसका ज्यादा होना चाहिए था। ये क्या? ये होना चाहिए था इनके आधार पे, अकॉर्डिंग टू देयर पीरियोडिक लॉ। लेकिन जब देखा गया इनकी टेबल में तो इसका क्या मिला? ज्यादा मिला और इसका कम मिला। तो बच्चा ये क्या हो गई? इनकी कमी हो गई। अब लोगों को तो कमी चाहिए ना, इतनी सी भी कमी होगी उसे छोड़ेंगे नहीं लोग, है ना? तो कमी हो गई। अब चलो इस कमी को हम अवॉइड भी कर देते, चलो छोटी सी कमी है, मान लेते बेचारे ने इतना काम किया है। लेकिन बच्चा सबसे बड़ी जो कमी आई वो ये आई, वो ये आई। ये क्या है? ये है आइसोटॉप्स, हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में किसको जगह नहीं दी? आइसोटॉप्स को जगह नहीं दी। इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स का प्लेस डिटरमाइंड नहीं किया। इनकी पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स को जगह नहीं मिली। क्या नहीं मिली बच्चा? आइसोटॉप्स को जगह नहीं मिली। ये सबसे बड़ी कमी थी। अब मैम क्यों आइसोटॉप्स को जगह क्यों देनी थी? अभी वाली पीरियोडिक टेबल में तो नहीं है आइसोटॉप्स, फिर यहां पे क्यों देनी पड़ी? क्योंकि भैया इन्होंने कहा था मेरी पीरियोडिक टेबल किसके आधार पे है? मेरी पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के आधार पे है। किसके आधार पे है? बोलो एक बार। इनकी पीरियोडिक टेबल थी परमाणु भार के आधार पे। और आपको एक बात बताऊं, एक ही एलिमेंट के एटॉमिक मास अलग अलग हो सकते हैं। एक ही एलिमेंट के एटॉमिक मास अलग अलग हो सकते हैं। तो जब आप एटॉमिक मास के आधार पे रखोगे तो भैया आपको तो उसके सारे के सारे एटॉमिक मास को लिखना पड़ेगा। इनकी पीरियोडिक टेबल किसके आधार पे थी? एटॉमिक मास के आधार पे थी। लेकिन ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग होता है, उनको हम आइसोटॉप्स कहते हैं। तो अगर भाई साहब आप इस तरीके से एटॉमिक मास को अरेंज कर रहे हो, तो जब एक एलिमेंट है उसका आपने एटॉमिक मास फॉर एग्जाम्पल 12 लिख दिया एटॉमिक मास, लेकिन बच्चा उसका एटॉमिक मास तो 14 भी हो सकता है, तो इसको भी तो साथ में रखना पड़ेगा आपको। और हम चले थे पीरियोडिक टेबल को आसान बनाने, और अगर आइसोटॉप्स रख देते तो पीरियोडिक टेबल तो बहुत खतरनाक बन जाती। एक एलिमेंट है पोलोनियम, पता है आपको 56 आइसोटॉप्स की खोज हो चुकी है इसकी अभी तक। तो पोलोनियम उसके बाद 56 और लिखते, सोचो कितना पीरियोडिक टेबल हो जाता, कितना बड़ा। हाइड्रोजन के 3 होते हैं, ऐसे यूरेनियम के भी होते हैं, ऐसे थोरियम के भी होते हैं, ऐसे कार्बन के भी होते हैं। इतने सारे आइसोटॉप्स लिखते तो पता नहीं कितने पेज का पीरियोडिक टेबल बन जाता। हमारा उद्देश्य ही खत्म हो जाता। हमारा उद्देश्य क्या था? एलिमेंट्स पे स्टडी करना आसान हो जाए, इसलिए हमने पीरियोडिक टेबल बनाया। और ये तो फिर बात ही खत्म हो जाती।
तो बच्चा इनका सबसे बड़ा कमी यह था कि आइसोटोप्स को जगह नहीं दे पाए। अब बात करते हैं व्हाट इज आइसोटोप। ध्यान से सुन लेना, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, साइंस वाले तो फिर भी जानते हैं आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन क्या होते हैं, सब पढ़ाऊंगी मैं आपको आगे। आइसोटोप्स क्या होते हैं जरा ध्यान से सुनना। एक ही एलिमेंट एक ही है, हम एक ही बात कर रहे हैं। हमने पीरियड टेबल में किसको रखा है, पीटी में हमने किसको रखा है, एलिमेंट्स को। तो एक ही एलिमेंट, वन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है जिस एलिमेंट का क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर क्या है बच्चा, सेम। और एटॉमिक नंबर को हम किस से डिनोट करते हैं, Z से। एटॉमिक नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो, एक जैसा हो, सेम हो, लेकिन उसी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या हो बच्चा। अच्छा, एटॉमिक नंबर के आगे लिखो सेम। एक ही एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। सेम का मतलब होता है एक ही जैसा हो, जबकि उसका एटॉमिक मास जिसका सिंबल होता है ए, ये क्या हो, ये हो डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब होता है बच्चा भिन्न भिन्न, अलग अलग हो। और एटॉमिक मास को हिंदी में बोलेंगे परमाणु भार। तो ऐसे एलिमेंट को क्या कहा जाता है, उस एलिमेंट को आइसोटोप, आइसोटोप कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, जिसका एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो उसे आइसोटोप, उसे समस्थानिक कहा जाता है। या मैं देखो 3 डेफिनेशन पढ़ाऊंगी आइसोटोप्स के, एग्जाम में यही आती है। आज गला खराब हो गया, पता नहीं, ठंडा पानी पी लेता क्लास से पहले। एक तो हम टीचर्स लोग ना ठंडा पानी नहीं पी सकते। जिस दिन मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, थोड़ा सा ठंडा पानी पिया, उसी दिन गला चौक। सुनो क्या होता है। आइसोटोप्स, एलिमेंट एक ही है, उसका एटॉमिक नंबर सेम है, उसका एटॉमिक मास डिफरेंट है, उसे आइसोटोप कहेंगे। पहला परिभाषा। दूसरा परिभाषा सुनना, एक ही एलिमेंट है जिसका ए क्या है, ए तो अलग अलग है भाई। ए क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। ए जिसका डिफरेंट है, भिन्न भिन्न है, और जिसका जेड क्या है, सेम है, तो उसे क्या बोलेंगे, आइसोटोप बोलेंगे। अब तीसरा परिभाषा थोड़ा सा आपको समझने में, जो साइंस बैकग्राउंड वाले नहीं हैं उनको थोड़ा सा जोर आएगा, लेकिन समझने की कोशिश करना मेरे साथ। बच्चा कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था क्या, कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और अगर वो एटम क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है, तो एटॉमिक नंबर इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चा, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ सम प्लस n प्लस p, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जोड़। तो बच्चा आप देखो, एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन तो कॉमन है ना, प्रोटॉन यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो एटॉमिक नंबर में तो प्रोटॉन तो कॉमन आ रहा है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में। लेकिन बच्चा यहां पर ज्यादा क्या जुड़ गया, न्यूट्रॉन जुड़ गया। इसका मतलब आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनमें प्रोटॉन की संख्या सेम हो। प्रोटॉन तो सेम रहेगा ना, प्रोटॉन यहां पर भी काउंट हो रहा है, एटॉमिक नंबर में भी, एटॉमिक मास में भी, तो प्रोटॉन तो सेम है ना। जिसका प्रोटॉन की संख्या क्या हो, सेम, लेकिन जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, अलग अलग, जिसमें न्यूट्रॉन क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, आइसोटोप कहा जाएगा। ये सीडीएस के एग्जाम का क्वेश्चन है। सीडीएस जिसको यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, जिसका पेपर यूपीएससी सेट करती है, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज आइसोटोप। तो वहां पर परिभाषा ये लिखी हुई थी, ऐसा एलिमेंट जिसमें प्रोटॉन की संख्या तो एक जैसी है, लेकिन उसमें न्यूट्रॉन अलग अलग हो सकते हैं उसके न्यूक्लियस में, तो उसे आइसोटोप, उसे समस्थानिक कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, समस्थानिक कहा जाएगा। तो आइसोटोप्स की 3 परिभाषा बन गई। ध्यान से सुन लेना एक बार लास्टली, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, आइसोटोप्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आप बताएंगे बच्चा, जिनका ए डिफरेंट है, Z सेम है, आइसोटोप्स कहलाते हैं। जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है और प्रोटॉन की संख्या सेम है, क्योंकि प्रोटॉन तो यहां पर भी काउंट हो रहा है, प्रोटॉन यहां पर भी काउंट हो रहा है, यहां अलग क्या है, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, उसे आइसोटोप्स कहा जाता है। और बच्चा जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, जैसे हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। मालूम है आपको, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के 3
समस्थानिक होते हैं। सबसे पहला कौन सा एलिमेंट? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ही पकड़ लो। हाइड्रोजन का पहला जो समस्थानिक होता है उसको नाम देते हैं प्रोटियम। याद रखना, देखो आइसोटोप्स तो बहुत सारे एलिमेंट्स के हैं, लेकिन हाइड्रोजन इकलौता ऐसा आइसोटोप है जिसके नाम भी हैं, नाम रखे गए हैं इसके, प्रोटियम। पहले आइसोटोप्स को नाम दिया गया है प्रोटियम, दूसरे को नाम दिया गया है ड्यूटीरियम। क्या नाम दिया गया है? ड्यूटीरियम। सेम नाम हिंदी में है, ड्यूटीरियम। और तीसरे को नाम दिया गया है ट्रीटियम। तो ये 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम। अब इस चीज को यहां पे छोड़ दो, यहां आओ। एलिमेंट आपने देखा होगा इस तरीके से लिखा हुआ होता है 6C12, ऐसे लिखा होता ना, ये कार्बन है। देखो बच्चा, जो किसी एलिमेंट के पांव में होता है, पांव में पड़ा ये 6, तो पांव में जो लिखा हुआ होता है वो क्या होता है? वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। वो क्या होता है? उसका परमाणु संख्या होती है। और जो उसके सिर पे लिखी हुई होती वैल्यू होती है वो होता है उसका एटॉमिक मास, वो उसकी द्रव्यमान संख्या होती है। तो जैसे कार्बन का आप लिखते हैं 6, तो 6 किसको डिनोट कर रहा है? उसके एटॉमिक नंबर को, उसके परमाणु क्रमांक को। और 12 किसको बता रहा है? एटॉमिक मास को, उसके परमाणु द्रव्यमान का बता रहा है। तो जो प्रोटियम होता है उसे लिखा जाता है 1H1 ऐसे, ड्यूटीरियम को लिखा जाता है 1H2, ट्रीटियम को लिखा जाता है 1H3। तो अब ये बताओ बच्चा कि ये जो पांव में पड़ा है 111, ये क्या है? ये तीनों का 11, एक, ये एक पांव वाला क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर 1, तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। इन तीनों में जब आप देखोगे तो तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। 1 का मतलब सेम है। जबकि इनके सिर पे जो होता है एटॉमिक मास, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो इनका एटॉमिक मास क्या है बच्चा? इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब क्या हो गया? अलग अलग है। इसीलिए तो ये क्या हैं? ये आइसोटोप्स हैं। किसके आइसोटोप्स? H हाइड्रोजन के आइसोटोप। किसके आइसोटोप्स? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के फर्स्ट आइसोटोप को 1H1 बोलते हैं, जिसका नाम है प्रोटियम। हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसका बच्चा आइसोटोप्स के नाम दिए गए हैं, बाकी किसी के भी आइसोटोप्स के नाम नहीं दिए गए हैं। पहले वाले को 1H1 लिखते हैं, दूसरे वाले को 1H2 लिखते हैं, तीसरे वाले को 1H3 लिखते हैं। पहले वाले का नाम प्रोटियम है, दूसरे का नाम ड्यूटीरियम है, तीसरे का नाम ट्रीटियम है। तीनों में देख लो इनके पांव में पड़ी हुई वैल्यू, पांव में होता है एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है। इनके सिर पे होती है वो वैल्यू एटॉमिक मास होती है। एटॉमिक मास देख लो तीनों का डिफरेंट है। इसका मतलब ये क्या है? ये आइसोटोप्स हैं। अब बच्चा सोचो कि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया और यहां हाइड्रोजन रख दिया। अब ये बताओ, इसने लिख दिया हाइड्रोजन 1 है यहां पे। अब अगर आप एटॉमिक मास के आधार पे लिख रहे हो तो आपको 1, 2, 3 ये तीनों एटॉमिक मास वाले लिखने पड़ेंगे कि नहीं लिखने पड़ेंगे? आपको तीनों को जगह देनी पड़ेगी। 1H1 को भी देनी पड़ेगी, 1H2 को भी देनी पड़ेगी, 1H3 को भी देनी पड़ेगी। क्योंकि भाई साहब आपने कहा है मेरी पीरियोडिक टेबल में मैंने एलिमेंट्स को सजाया है किसके आधार पर? अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास, परमाणु भार के आधार पे सजाया है। और जब आपने परमाणु भार के आधार पे सजाया है तो भाई साहब आप परमाणु आधार के आधार पर यहां 1H1 लिखो, फिर दूसरा बॉक्स बनाओ 1H2, फिर 1H3 बनाओ, है ना? देना पड़ेगा आपको, क्योंकि एटॉमिक मास तो अलग अलग हो सकते हैं भैया, हाइड्रोजन के जैसे अलग अलग हैं। ऐसे कार्बन पे जाओ, कार्बन 6, कार्बन 12, कार्बन 14, यूरेनियम पे जाओ, थोरियम पे जाओ, पोलोनियम पे जाओ, सब पे जाओ। तो ये इनकी पीरियोडिक टेबल की सबसे बड़ी कमी थी। और क्या कमी थी? कि इन्होंने आइसोटोप्स को जगह नहीं दी। किसने? मेंडलीव ने। आइसोटोप्स को जगह देनी पड़ेगी भाई साहब आपको। क्यों? क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि मैं एलिमेंट्स को सजा रहा हूं, किसके आधार पे सजा रहा हूं? अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। तो जब आप एटॉमिक मास की बात करते हो तो एटॉमिक मास तो एक ही एलिमेंट का अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देख लो ना, हाइड्रोजन के 3 एटॉमिक मास हैं, तो तीनों को जगह देनी पड़ेगी आपको। अगर किसी एलिमेंट के 10 हैं तो 10 के 10 को जगह देनी पड़ेगी। अगर 20 है तो 20 को जगह देनी पड़ेगी। और ऐसे करते जाओगे तो पीरियोडिक टेबल कम से कम 100 पेज का बनेगा। तो ये बताओ
ये अच्छी बात है या कमी? तो भैया ये सबसे बड़ा कमी था किसका? पीरियोडिक टेबल का। कौन सी पीरियोडिक टेबल का? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का, है ना? हाँ, ये कल पढ़ाएंगे आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिफरेंस। इनका डायग्राम बना के बताऊंगी, 1h1 1h2 1h3 का डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करके बताऊंगी। तो बताओ ये सबसे बड़ी कमी क्या थी? एक तो एटॉमिक मास वो निकेल और कोबाल्ट वाला हो गया, दूसरा ये आइसोटॉप्स को जगह नहीं दे पाए। लेकिन बेचारे ने मेहनत बहुत करी, बेचारे ने पीरियड बनाए, ग्रुप बनाए, फ्यूचर में एलिमेंट्स की खोज होगी उनके लिए पहले से जगह रखी। लेकिन कमियां, लोग कमियां को याद रखते हैं, है ना? ठीक है, तो ये हो गए बच्चा। अब मैं कल आपको पढ़ाऊंगी इससे आगे कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम में डिफरेंस क्या है, इनका डायग्राम बनवाऊंगी। लेकिन अभी तक आपको ये पता लग गया है कि मेंडलीव की पीरियड टेबल में कमी ये थी, सबसे बड़ी कमी यही थी। फिर इनके बारे में पढ़ाकर कल हम स्टार्ट करेंगे, मेन जो मुद्दा स्टार्ट होगा वो कल ही स्टार्ट होगा। कल हम पढ़ेंगे एमपीटी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी तो कल पढ़ेंगे हम। अभी तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं, हिस्ट्री जान रहे हैं अभी तो हम सबकी। तो कल आएगा आपका हेनरी मोजले जी, इन्हीं के स्टूडेंट थे। इनको बहुत साल लगी, कम से कम 25 से 27 साल लगी थी इनको पीरियड टेबल बनाने में, और हेनरी मोजले ने मात्र और मात्र 13 महीने में इनकी कमियों को दूर करके लोगों के सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शो कर दिया, जो इन्हीं के स्टूडेंट थे, जो इन्हीं के क्या थे? स्टूडेंट थे बच्चा। ठीक है, तो ये हम कल पढ़ेंगे। ओके, प्रत्यक्षा प्रियंका पांडे, क्या हो गया? क्लास तो शो हो रही है। शोभा रानी कह रही मैम क्लास का टाइमिंग क्या है? क्लास का टाइमिंग यही था बच्चा, 8 से 9 में ही क्लास लगी हुई थी। प्रिया, अच्छा आप पहली बार लाइव देख रहे हैं, ठीक है? तो कल हम थोड़ा सा ये पढ़ के अपना मेन मुद्दा स्टार्ट करेंगे। कल से स्टार्ट होगी हमारी पीरियोडिक टेबल। लेकिन इतना इतिहास बताना जरूरी था, क्योंकि इतिहास ही जो है जिससे पूरा का पूरा हिस्ट्री बनता है ना? हिस्ट्री से ही लोग जाने जाते हैं। तो ये था किसका पीरियड टेबल? मेंडलीव का। लेकिन हम कल कौन से पढ़ेंगे? ये स्टार्ट करेंगे। मैम पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन कैसे लिखा? रखा तो है हाइड्रोजन, ये रहा। कैसे? क्या जैसे रखते हैं वैसे। मैम क्लास टाइमिंग क्या बता रहा है केमिस्ट्री? कुछ क्लास के टाइमिंग में प्रॉब्लम है क्या? मैम मेरा सबसे हार्ड सब्जेक्ट है, नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। पढ़ोगे अच्छे से मेरे साथ तो आपको हार्ड आसान सब लगेंगे ये। ठीक है, चलो बच्चा अभी चलते हैं, इजाजत दीजिए। आज गला भी बैठ के है बहुत ज्यादा। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं आपसे। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू सो मच। नोट्स बना लेना मेरे साथ साथ, इसका मैंने कहा था किसी के नोट्स बनाओ ना बनाओ, लेकिन
है।